वह मेरे बराबर में सोया था, जिसके साथ मुझे रात गुजारने के लिए भेजा गया था। मेरे पास एक अच्छा मौका था कि मैं यहां से भाग जाऊं। दिल में एक खौफ भी था कि यह काम इतना भी आसान नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अब तक मैं जिन जिन लोगों का भरोसा जीत चुकी हूं, मेरे ऊपर शक नहीं किया जाएगा। मैंने इस शख्स को रात में शराब कुछ ज्यादा ही पिला दी थी, इसीलिए इसके जाग जाने की फिक्र नहीं थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। वह शख्स यहाँ अकेला ही रहता था। वह एक अपार्टमेंट था जहाँ उसका छोटा सा फ्लैट था, इसीलिए मुझे यहाँ से निकल जाना मुश्किल नहीं था। मैं कई बार इस शख्स के साथ यहाँ पर आ चुकी थी, इसलिए मुझ पर शक भीद नहीं किया जा सकता था। अब की बार मैं भाग जाऊंगी, क्योंकि मैंने जज्बात के बजाय अब अक्ल से काम लिया था। इस बार मैंने सोच समझकर पूरा प्लान बनाया था। मैं एक धंधेच वाली औरत थी। मुझे 13 साल की उम्र में मेरी सौतेली माँ ने बेच दिया था। मुझे खरीदने वाली एक तवायफ थी जो मुझसे धंधा करवाती थी। पहली बार जब मैंने कोठा देखा तो पूरी तरह से घबरा गई थी। जहां पर बनी छोटी छोटी तंग गलियां और वहां पर टूटी फूटी इमारतें थीं। जिस औरत के साथ में आई थी, उसने मेरा हाथ कसके पकड़ रखा था। मैं बस रोए ही जा रही थी। मेरे बाप के मरते ही मेरी सौतेली माँ ने मुझे इस औरत के हवाले कर दिया था। मैंने जब वहां जाने से इनकार किया तो मेरी माँ ने जोरदार तमाचा मेरे गाल पर मारा था और इस औरत के हवाले कर दिया। बस के 12 घंटे के सफ़र के बाद मैं यहाँ पर पहुंची थी, जहाँ के पुराने 2 मंजिले इमारतों को देखकर मुझे घबराहट सी होने लगी। मैं अपना दुपट्टा सलीके से ओढ़ रखा था, लेकिन वहां से गुजरने वाले की नज़र ऐसी थी कि मुझे बड़ी ही उलझन सी हो रही थी। एक तो तंग गलियां और उसमें मोतियों के हार और गज़र की दुकानें, जिस पर इत्र की शीशियां भी रखी थीं। कहीं पान की दुकान और दीवार पर लाल पिचकारी के निशान दीवारों का असल रंग ही खत्म हो चुका था। मैं पुरानी सी इमारतों की तंग सीढ़ियों से चलती हुई इस जगह पर पहुंची थी। मैंने देखा, एक तरफ 2 बड़ी उम्र के शख्स हारमोनियम और ढोलक के साथ सफ़ेद पोशाक में मुंह में पान दबाए बैठे थे, और उसके दूसरी तरफ तख्त सा रखा हुआ था, जिस पर 40 साल की औरत फुल मेकअप किए हुए, मुंह में पान दबाए, जड़ी सी तख्त पर बैठी थी। वह मुझे देखते ही उठकर बैठ गई। मैं डरी सहमी उस जगह को देख रही थी। उस तख्त पर पड़ी हुई वह औरत के पास मुझे ले जाया गया और मेरा हाथ उसके हाथ में थमा दिया गया। तख्त पर बैठी हुई औरत ने सर से पांव तक मुझे तेज नज़रों से देखा था। फिर अपने पास रखे गुलदान को पकड़े, पहले उसमें पान की पिचकारी की। फिर उस औरत ने जो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, उस औरत से कहा, लड़की तो देखने में हीरा है, ऐसा हीरा जो मेरे कोठे पर 4 चाँद लगाएगी। मैं बदहवास सी उसे देख रही थी। फिर नीलम नीलम पुकार कर एक लड़की को अपने पास बुलाकर कहने लगी, इसे अपने साथ ले जा और नाच गाना सिखाना शुरू कर दे। यह नीलम नाम की लड़की मुझे अपने साथ एक कमरे में लेकर आई। मुझे नाचने गाने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन मुझे का यहाँ पर मार मार कर करवाया गया। फिर 6 माह के बाद मेरा पहला रनक करवाया गया और फिर मेरी बोली लगने लगी। अभी मैं 18 साल की ही भी नहीं हुई थी कि मेरी इज्जत को तार तार कर दिया गया। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी, लेकिन यह बहसी लोग थे जिनके पास दिल नहीं पत्थर था। पत्थर में रोज भगवान से बस यही दुआ करती थी कि हे भगवान, इस नरक भरी जिंदगी से मुझे निकाल। पहली बार मैं यहाँ के अंधेरे में भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब पकड़ी गई थी। मुझे उस मोटी औरत ने बहुत मारा था। मेरा चेहरा नीला पड़ गया था। उसके बाद तो मैंने यह जुर्रत कभी की ही नहीं, लेकिन मुझे इस काम से नफरत थी। मैं हर वक्त यहाँ से निकलने के बहाने तलाश करती थी। 1 साल रहने के बाद मुझे यहाँ मदों के साथ भेज दिया जाता, जो इस तवायफ के पुराने ग्राहक थे, जो मुझे सुबह वापस उसी कोठे पर छोड़ जाते। यह शख्स भी मुझे कई बार अपने फ्लैट पर ला चुका था। मैं इन ग्राहकों के साथ एक काम करती थी। इन्हें बहुत ज्यादा शराब पिला देती थी, जिससे यह लोग बहुत जल्दी नींद में चले जाते, और कभी कभी तो ऐसा भी होता कि मैं इनके हवस का शिकार बनने से बच जाती। जब यह लोग सुबह जागते ती कहते कि मुझे तो रात की कोई बात माधी नहीं है, तो मैं कह देती, मुझे तो याद है, पैसे वसूलने तो आप लोग नशे की हालत में जानते ही हो। मैं यह बात इस अदा से कहती कि वो लोग मेरी बातों पर यकीन कर लेते। जिस जगह पर मैं फंस चुकी थी, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि अक्ल की वजह से ही मैं यहाँ से निकल पाऊंगी, वरना तो मेरे लिए यह मुमकिन ही नहीं था कि मैं यह नरक भरी जिंदगी 3 साल से बर्दाश्त कर पा रही थी। मैं इन लोगों का विश्वास जीत चुकी थी।
कई बार तो मुझे बगले वाले भी अपने साथ लेकर जाते। शुरू में तो एक दलाल मेरी रखवाली के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब मुझ पर भरोसा जम चुका था। अब उन्हें लग रहा था कि मैं इस चीज़ की आदी हो गई हूँ। लेकिन मुझे कैसे भी यहाँ से भागना था। मुझे इस गुनाह के काम से नफरत थी, जिसमें मैं फंस चुकी थी। इसलिए मुझे आज मौका मिला था। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ उतरी। उस वक्त रात के 12 बजे रहे थे। मुझे मेन रोड से ऑटो रिक्शा मिल गया। मैं ऑटो पर बैठी और सीधा बस अड्डे के पास पहुंच गई। उस वक्त एक बस नासिक जाने के लिए खड़ी थी, इसलिए मैंने नासिक का ही टिकट खरीद लिया। मुझे जल्द से जल्द ये मुंबई शहर छोड़ना था। बस में बैठकर मुझे अंदर ही अंदर डर था कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, क्योंकि उन लोगों के हाथ बहुत बड़े थे। क्या पता अब भी कोई मेरी ताक में बैठा हो और मुझे पकड़कर फिर उसी तवायफ के पास ले जाए। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। मेरा दिल डर के मारे धड़क रहा था। बस जब तक चलना पड़ी, मुझे अपनी जान सूली पर लटकी हुई महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मैं मुंबई से दूर जा रही थी, मेरी रुकी हुई सांस बाहर ही निकलती जा रही थी। नासिक पहुंचकर मैंने कुछ सुकून महसूस किया। जैसे ही मैं बस से उतरी, वहां रिक्शे और टैक्सियां खड़ी भी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मेरे पास अब कुछ भी नहीं था। मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उस शख्स के बटुए से बस थोड़े ही पैसे निकले थे, जिसके फ्लैट से निकलकर मैं भागी थी। बहुत से रिक्शे और टैक्सी वाले मुझसे पूछने लगे कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने उनसे कहा कि मेरा पैदल का ही रास्ता है। सुबह सुबह का वक्त था और मुझे भूख भी लगने लगी थी, पर मेरा बस बिल्कुल खाली था। मैं बिना जान पहचान एक रास्ते की तरफ चल पड़ी। गलियों में देखा तो बहुत से घर बने थे। मैंने सोचा कि किसी के घर की घंटी बजाकर कहती हूँ कि मुझे इस वक्त नौकरी की ज़रूरत है। मैं उन गलियों में चली गई और कुछ घरों में पूछा भी, लेकिन उन्होंने काम देने से मना कर दिया। अभी कुछ दूर ही गई थी कि मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक शख्स वाकई में मेरे पीछे आ रहा था, और देख भी वह मुझे ही रहा था। उसे देखते ही मैंने तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगी तो उस शख्स ने मुझे पुकारना शुरू कर दिया। कहने लगा, मेरी बात तो सुनो। उसे देखकर मैं डर गई। मुझे लगा कि यह उन्हीं लोगों का आदमी है जहां से मैं भाग कर आई थी। इससे पहले कि मैं वहां से भाग दी कि वह कहने लगा कि उसे एक नौकरानी की जरूरत है। शायद वह सुन चुका था कि मैं लोगों से काम मांग रही हूं। मेरे कदम वहीं पर रुक गए। वह शख्स मुझसे चंद कदम पीछे ही था, इसलिए तुरंत मेरे पास आ गया और कहने लगा, मुझे एक नौकरानी की जरूरत है जो हमारे घर दिन रात रहकर काम करें। लेकिन मैं इस एरिया का रहने वाला नहीं हूं। मैं इधर अपने किसी दोस्त से मिलने आया था। आपको लोगों के घरों में काम मांगता देखकर मुझे लगा कि आप जरूरतमंद हैं। मैंने उस शख्स को गौर से देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं ये झूठ बोल रहा है कि सच। लेकिन एक सच यह भी था कि मुझे उस वक्त काम की सख्त जरूरत भी। मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ पर रहते हैं। उसने कहा, कुछ दूर के फासले पर मेरा घर है। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको अपना घर दिखा सकता हूं। कुछ देर तक तो मैं सोचती रही कि क्या करूं या क्या ना करूं। फिर मैंने सोचा चली ही जाती हूं। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। मैं उसके साथ साथ चलने लगी। मुझे हैरत का झटका तो उस वक्त लगा जब वह मेन रोड पर पहुंचकर एक टैक्सी वाले को रोकने लगा और फिर उसने अपने घर का पता उसे समझाने लगा। उसे ऐसा करता देख मैं सोचने लगी कि क्या वह यहां पर नहीं रहता। उसने मुझसे कहा कि आप टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ जाइए। अब तो मुझे उस पर कच शक होने लगा। मैं बैठते हुए कुछ हिचकिचार भी कि यह ना हो कि आसमान से गिरे और खजूर में अटकने वाली मिसाल हो जाए कि कहीं यह भी मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे। वह शायद मेरे डर को समझ गया था। उसने मुझे देखते हुए कहा कि मैं शरीफ इंसान हूं। मेरा यकीन करिए, मुझे वाकई में एक नौकरानी की जरूरत है। मैं न जाने क्यों टैक्सी में फिर बैठ गई थी। शायद इसलिए कि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए सोचा, चलो खुद को अपनी किस्मत पर ही छोड़ देती हूं। मैं टैक्सी में बैठ गई थी और करीब 20-25 मिनट के सफ़र के बाद टैक्सी एक घर के सामने जाकर रुकी। मैं नीचे उतर गई। उस शख्स ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और मुझे उस घर के अंदर ले गया। फिर दूसरा हैरत का झटका तो मुझे उस वक्त लगा कि उस घर में उस शख्स के अलावा दूसरा कोई और नहीं था। यह सब देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसी जगह पर काम नहीं करना जहां पर कोई औरत ही ना हो।
मेरी बात पर उसने कहा, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और मेरे घर वाले गांव में रहते हैं। मेरी बात तो सुनिए। मैं एक शरीफ इंसान हूँ, पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ। आपको मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। आप घर की सफाई करना और कपड़े धोने के बाद कुछ बना दीजिएगा। मैं तो रात के 8 बजे के बाद ही घर लौटता हूँ। सारा काम निपटाने के बाद मेरे आने से पहले आप इस कमरे में चली जाइएगा। आपको सही लगे तो आप कमरा अंदर से लॉक कर लीजिएगा। लेकिन मैं क्यों उस पर भरोसा करती? मैंने साफ इनकार कर दिया। वह मुझसे कहने लगा कि मैं आपको अच्छी तनख्वाह भी देने को तैयार हूं। मैंने कहा, नहीं, मुझे यहां काम नहीं करना। यह कहकर मैं उसके घर से वापस आ गई। उस वक्त दोपहर का वक्त था और यह इलाका भी सुनसान था। मैं उस शख्स के घर से तो आ गई थी, फिर भी परेशानी वही थी कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं। यही सब सोचते विचारती चलती चली जा रही थी कि तभी मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में कुछ बदमाश बैठे हुए थे। उसमें से एक ने कहा, गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोलो, और जबरदस्ती लड़की को गाड़ी में बिठा ली। यह बात जब मैं सुनी तो वापस भाग गई। वह गाड़ी मेरे पीछे आने लगी। मैं भागती हुई उसी घर के पास पहुंची और दरवाज़ा पीटने लगी। मैंने बहुत जोर से दरवाज़ा बजाया और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी कि दरवाज़ा खोलो, मुझे बचा लो। गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई थी। उसमें से एक नौजवान निकला। मैं फिर से दरवाज़ा बजाने लगी, जब तक वह नौजवान मेरे पास आया। दरवाज़ा खुल चुका था। वह शख्स हैरत से मुझे देख रहा था। मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी और फौरन उसके पीछे जाकर छुप गई। मैंने कहा, यह लोग जबरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बिठाना चाहते हैं। बाहर खड़े यो गुंडे कहने लगे, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, वरना बहुत पछताओगे। पर यह शख्स बहुत ही नॉर्मल अंदाज में खड़ा था, जिसके पीछे मैं छुप चुकी थी। वह कहने लगा, अपनी सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ और दोबारा मुझे इधर नजर मत आना, वरना जो हसन मैं तुम लोगों का करूंगा, अपनी शक्ल भी खुद नहीं पहचान पाओगे। यह सब कहते हुए उस शख्स ने जेब से एक कार्ड निकालकर दिखाया। वह शख्स एक पुलिस ऑफिसर था। कार्ड देखते ही वह बदमाश तुरंत ही वहां से भाग गए। जब उनकी गाड़ी बहुत दूर चली गई तो वह शख्स पीछे मुड़कर मुझे देखने लगा और बोला, आप चाहे तो जा सकती हैं और कहिए तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूं। मैं टुकुर टुकुर उस आदमी को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उसकी ये इंसानियत देखकर मैं खुद में ही बहुत शर्मिंदा हो गई। वह वाकई में एक अच्छा इंसान था, फिर एक पुलिस ऑफिसर भी था। मैं जितना उसके घर सुकून से रह सकती, चीज शायद ही है जो कहीं और मेरी हिफाजत हो पाती। मैंने उससे कहा कि मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं नौकरी की तलाश में गांव से इधर आई हूं। मैंने भी एक झूठ बोल दिया, क्योंकि सच सुनकर तो वह मुझे ही बुरा समझता। मेरी सच्चाई जानने के बाद शायद वह मुझे नौकरी पर भी नहीं रखता। मैं उसके घर काम करने लगी थी। वाकई में वो सुबह उठते ही नाश्ता करने के बाद चला जाता था और रात के 2 बजे ही वापस आता था। मैं पूरा दिन घर पर अकेली ही होती थी। रात को उसके आने से पहले खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली जाती थी। उसका खाना किचन में रहता। वह अपने हाथ से अपना खाना निकाल लेता था। एक दिन मैं सुबह कमरे से बाहर आई तो मुझे उसके कमरे से कहानी की आवाज़ जा रही थी। मतलब ये आज घर पर ही था, लेकिन करा क्यों रहा था? पहले तो मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। फिर सोचा, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचे कि मैं उसके कमरे में क्यों आई। फिर न जाने मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया कि मेरा दिल दहल सा गमा में दौड़ती हुई उसके कमरे में चली गई। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था, कहीं उसे ऐसा ना हो कि गोली लगी हो। इस ख्याल ने मुझे बेकरार सा कर दिया था। लेकिन जब मैं उसके कमरे में गई तो यह बेड पर लेटा हुआ था और हाय हाय कर रहा था। मैं उसके पास गई तो उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन शायद गोली नहीं लगी थी। मैंने उससे पूछा, आज आप घर पर हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरे पूछने पर उसने जरा सी आंखें खोली और कहने लगा, मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरे लिए 1 कप चाय बना दीजिए। मैं तुरंत किचन में आई और अपना और उसका नाश्ता बनाया। नाश्ता और चाय लेकर उसके कमरे में गई और टेबल पर रख दिया। 2 दिनों तक उसे काफी बुखार था। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा और इसी दौरान हमारी कुछ बातचीत भी होने लगी। फिर वह मुझसे कहने लगा कि आप बहुत अच्छी हैं, आपने बीमारी में मेरा बहुत ख्याल रखा। वह शख्स अच्छा था। अब मुझे उससे डर नहीं लगता था। वह मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछता कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे कितने भाई बहन हैं। मैं उसे सब कुछ झूठ ही बताती रही।
एक रात को रात के 11 बजे तक वह घर वापस नहीं आया तो मुझे उसकी बहुत फिक्र होने लगी। पुलिस की नौकरियों में हाथ से होना तो आम सी बात होती है। यही सब सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। उसके इंतजार में मैं बैठी रही। रात के 12 बज गए लेकिन वह वापस नहीं आया। मेरी जान निकली जा रही थी। मैं रोने लगी थी कि अब मैं कहाँ जाऊँ। धीरे धीरे करके रात के तकरीबन 4 बज गए थे। मेरा रो रोकर बुरा हाल था। फिर बाहर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं तेज़ी से उसके पास आई, लेकिन जब मैंने उसे जख्मी हालत में देखा तो परेशान सी हो गई। उसके बाजू में चोट लगी हुई थी और वह लंगड़ा भी रहा था। मैं उसके साथ लगकर रोने लगी और घबराकर बोली, क्या हुआ है आपको? और यह चोट आपको कैसे लगी है? आप कहाँ थे? मैं तो कब से आपके लिए परेशान थी। एक ही सांस में न जाने मैंने कितने सवाल कर दिए। वह मुझसे कुछ पीछे हट गया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने लगा, मेरी नौकरी ही ऐसी है, आप परेशान मत हुआ करें। यह कहकर वो लंगड़ा हुआ, फिर अपने कमरे में चला गया। उसके बाद मुझे अपनी गलती पर अफसोस होने लगा। ठीक है, मैं परेशान थी, पर अनजाने में जो कर बैठी थी वह सही नहीं था। मैं अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मुझे खुद पर अफसोस होता रहा, पर सुबह जब सोकर उठी तो वह टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आइए बैठिए, नाश्ता कर लीजिए, मैंने आपके लिए भी बनाया है। मैंने कहा, आपको इतनी चोट लगी है, फिर भी आपने क्यों बनाया? मुझे कह देते। किस हक से उसके इस सवाल पर मैं चुप सी रह गई और उसे देखने लगी। वह बड़ी गौर से मुझे देख रहा था। कहने लगा, यहां पर बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके बाद उसने प्लेट में नाश्ता डालते हुए बोला, पहले आप नाश्ता कर लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से नाश्ता करने लगी। वो मुझे ही देख रहा था। जब मैंने नाश्ता कर लिया तो कहने लगा, मुझे आप बहुत अच्छी लगने लगी हैं और मैं आपको पसंद भी करने लगा हूं। मुझे नहीं लगता कि अब एक घर में रहकर मैं आपसे दूर रह पाऊंगा, इसलिए बेहतर वही होगा कि मैं आपसे शादी कर लूं। मुझे अपने घर वालों की तरफ से अपनी मर्जी से शादी करने की इजाज़त है। अब आप बताइए कि कब मैं आपके घर वालों से मिल सकता हूं? उसके सवाल पर तो मेरा रंग ही उड़ गया। मैंने फिर एक झूठी कहानी सुना दी। मैंने उसे बताया कि मैं घर से भाग कर आई हूं क्योंकि मेरी सौतेली माँ जबरदस्ती मेरी शादी एक बुढ़े से करवाना चाहती थी। वह मेरी बातें खामोशी से सुन रहा था। फिर कहने लगा, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम कल ही शादी कर लेते हैं। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया और मैं बहुत खुरा भी थी। आखिरकार मुझे इज्जत की जिंदगी जो मिलने वाली थी, जिसकी आरजू हम बहुत सी लड़कियों के दिलों में होती है, लेकिन इस ख्वाहिश को दिल में रखे हम लोगों की उम्र ही निकल जाती है। लेकिन कोई भी हमें ऐसी इज्जत की जिंदगी नहीं देता। अगर मैं उसे बता देती कि मैं कौन हूं तो वह मुझसे नफरत करने लगता। अगले दिन उस शख्स ने यानी उदय के साथ मेरी शादी हो गई और मैं उदम के साथ बहुत खुश थी। वह भी मेरा बहुत ख्याल रखता, लेकिन शायद हम जैसी लड़कियों की जिंदगी में खुशियां होती ही नहीं है। दोपहर का वक्त था। मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा पति इस वक्त घर पर नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहां पर एक औरत खड़ी थी जिसके कोठे पर मैं काम करती थी। उसे देखते ही मेरी तो जान ही निकल गई। मेरी बदकिस्मती ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह मुझे मारते हुए अपने साथ लेकर गई। मैं रोती बिलखती उससे मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं वापस उसी कोठे पर अब पहुंच गई थी। मुझे उस औरत ने बहुत ज्यादा मारा था। उस औरत ने मुझे मारते हुए कहा, यहां आने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जाने का बस एक रास्ता है, और वह है सिर्फ मौत में रोती रही। लेकिन यहां आने के बाद रात को जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, इससे बेहतर तो यही था कि मैं मर जाती मेरे कमरे में आने वाला। मेरा ग्राहक मेरा पति था। उसे देखकर मुझे लगा कि वह मुझे लेने आया है, लेकिन उसके पीछे से मुस्कुराती हुई उस कोठे की मालकिन औरत को देखकर मैं ठिठक सी गई थी। मुस्कुराती हुई यह मुझसे बोली, तू क्या समझती है कि तू फ्लैट से भाग जाएगी और मुझे खबर तक नहीं होगी? मैंने इसे तेरे पीछे जासूसी पर ही लगा रखा था। यह तेरे पीछे साम की तरह था। तेरे बस में भी तू जहां नौकरी मांगने गई थी, वहां भी ये मेरे कहने पर ही तुम्हें अपने घर लेकर गया था, और तुझे नौकरी भी हमारे कहने पर ही दी गई थी। यह कोई पुलिस वाला नहीं है। ये सुनकर मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे जमीन फट जाए और मैं अभी उसमें समा जाऊं। इतना बड़ा धोखा दिया गया था। उसने मुझे वो अभी भी चुप था और मेरे सामने खड़ा था।
मैं उसके पास गई और कहने लगी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आखिर क्यों मुझे उसी वक्त यहाँ ले आते तो मुझे इतना दुख तो नहीं होता। मैंने मर्दों का सिर्फ एक ही रूप देखा था और वह था हवस। लेकिन तुम्हें देखकर मेरी सोच बदल गई थी। मुझे लगा कि मर्द इंसान भी होते हैं। तुम्हारे रूप में जिस मर्द को मैंने देखा था मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। काश तुम मेरे सामने ना आते, तुम मेरे सामने कभी ना आते, ताकि मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत जो थी वह रह जाती। मेरे इतना कुछ कहने पर भी वह चुप था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। उस औरत की तो रंगत उड़ने लगी। कहने लगी, यह पुलिस कहाँ से आ गई? मेरे पति उदप ने कहा कि मैंने बुलाया है। पुलिस वहां पर आ चुकी थी। उसने अपनी जेब से अपना पर्स निकाला जिसमें हमारी शादी की कुछ तस्वीरें भी पुलिस को वह बताने लगा कि यह मेरी पत्नी है और मैं इसे लेने आया हूं। इस औरत ने चोरी छुपे मेरी पत्नी को अगवा किया और फिर यहां ले जाई है। यह औरत हैरान परेशान होकर कहने लगी, क्यों झूठ बोल रहे हो? लेकिन पुलिस उस औरत को पकड़कर ले गई। वह मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मैं जासूस हूं, पैसे लेकर मैं जासूसी करता था। पुलिस वालों से भी मेरी अच्छी जान पहचान थी क्योंकि मैं उनके लिए भी काम करता था। मुझे इस औरत ने तुम्हारी जासूसी पर लगा रखा था। मैं अब तक सब कुछ पैसों के लिए ही करता आया था, लेकिन ना जाने अब मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुमने मेरी बीमारी में मेरा प्यार हो गया। तुमने मेरी बीमारी में मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे जख्म देखकर तुम परेशान हो गई थी। अपने प्रति तुम्हारे यह लगाव देखकर मैं सोच रहा था कि तुमने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं बताई। अगर तुमने गुनाह किया था तो यह सब तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि मजबूरन किया था। इसलिए मैंने सोचा कि शादी ही एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल सकता हूं। अब तुम मेरे साथ इज्जत की जिंदगी जी सकती हो। बिना किसी डर के उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल AI स्टोरी वाइज चैनल को सपोर्ट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूं। थैंक यू।